नमस्कार, मैं हूं संतोष देशपांडे। नक्षत्रवाणी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिससे हर व्यक्ति का एक तय उम्र के बाद में उसका सामना करना पड़ता है। उन प्रश्नों में से सबसे ज्वलंत प्रश्न है बच्चों का विवाह। अब ये बच्चों का विवाह जब तय होने की स्थिति में होता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, विवाह योग्य हो जाते हैं, तो आमतौर पर हमारे समाज में कुंडली के मिलान की प्रथा है। अब ये कुंडली के मिलान में कई बार इतनी दिक्कत आती है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं रेफरेंस लेने के लिए जाना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब, हम तो कुंडली नहीं मिलाएंगे, हम तो जैसा मतलब है, अगर बाकी सब चीज़ें ठीक है तो ठीक है। और कई बार कुछ पालक, कुछ बच्चे भी ये कहते हैं कि नहीं, कुंडली मिलान करके ही हम हमारे हिंदू रीति रिवाजों से विवाह करना चाहते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में फिर कुंडली का मिलान होता है और ये देखा गया है कि आमतौर पर कुछ दोष निकल आते हैं, जिन में से सबसे प्रमुख दोष है मंगल का दोष, नाड़ी का दोष, भकूट का दोष, योनि का दोष और इस प्रकार के कई दोष होते हैं, वो निकल आते हैं। राशि, मैत्री वगैरह इस प्रकार के दोष निकल आते हैं और किसी न किसी आधार पे लड़के को लड़की पसंद होती है। ऐसी स्थिति आती है कि लड़की को लड़का पसंद है, लेकिन ये ऐसी कुछ अड़चनें आ जाती है कि गुरुजी बोल देते हैं कि भाई वो कुंडली नहीं जुड़ती, मैच नहीं होती। तो उसके कुछ उन्होंने एक पैरामीटर्स बना रखे हैं। 18 गुण मिलना चाहिए, 15 गुण मिलना चाहिए, नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए, मंगल का दोष नहीं होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। मेरे पास में भी इस प्रकार के बहुत से सैकड़ों लोग आते हैं, कुंडली मिलवाते हैं। मेरे ख्याल से अपन सबसे पहले ग्रेजुअली अगर बात करें जैसे नाड़ी दोष की, तो नाड़ी दोष आखिर होता क्या है और ये क्यों देखा जाता है। नाड़ी दोष देखने का जो मुख्य कारण होता है वो होता है संतानोत्पत्ति या नेक्स्ट जनरेशन में उसमें कोई विकृति ना हो, किसी प्रकार के कोई समस्या ना हो, शारीरिक मानसिक किसी प्रकार के आने वाले पीढ़ी में, उसके लिए नाड़ी मिलाई जाती है। और मोटे मोटे तौर पर 3 प्रकार की नाड़ी मानी जाती है, आद्य नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी। अगर दूल्हा दुल्हन दोनों की अंत्य नाड़ी है या दोनों की आद्य है या दोनों की मध्य है, तो ऐसी स्थिति में वो विवाह वर्जित माना जाता है। मेरे देखने में ऐसा आया है कि कई बार ऐसा होता है कुछ विशेष परिस्थिति में, क्योंकि अगर मैं इसके टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बताने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए शॉर्ट में इस बात को समझा जा सकता है कि जैसे किसी का अंत्य नाड़ी है दोनों दूल्हा दुल्हन की, तो दोनों की अब अंत्य नाड़ी आ गई है और उधर उनका कहना यह है दोनों पक्षों का कि भाई हमको तो रिश्ता या वो स्थान पसंद है। अब आप बताइए कि इसका क्या परिहार करें, इसका निराकरण कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नाड़ी जो है वो 3 प्रकार की होती है मोटे तौर पर। अब उन तीनों प्रकार में जो प्रथम प्रकार है आद्य नाड़ी, उसमें भी उसके 5 उप प्रकार हैं, मध्य में भी 5 उप प्रकार हैं और अंत्य में भी 5 उप प्रकार है। जैसे तीनों नाड़ी में 5-5 उप प्रकार है, तो ये कुल मिलाकर के 5 दिए 15 प्रकार के उपनाड़ियाँ हो गई। तो मेरा ये सुझाव रहता है लोगों को कि अगर नाड़ी एक आ रही है तो एक पंचपर्व नाड़ी चक्र आता है। उस पंचपर्व नाड़ी चक्र में 5 प्रकार की नाड़ियाँ उसका वर्णन दिया है। अंगुष्ठा नाड़ी, तर्जनी नाड़ी, मध्यमा नाड़ी, अनामिका नाड़ी और कनिष्ठा नाड़ी। तो इन 5 प्रकार में भी अगर कोई भेद देखने में आता है तो ऐसी स्थिति में वो विवाह स्वीकार्य है, शास्त्रों का निर्देश है।
और अगर इन पांचों प्रकार के नाड़ियों में भी अगर किसी की तर्जनी नाड़ी है और दूसरे की भी तर्जनी नाड़ी है, तब तो विवाह को वर्जित माना गया है, कहा गया है। नंबर 1 बात। तो मेरा ये दर्शकों से आग्रह है कि जब नाड़ी मिलान की जाए तो केवल 3 नाड़ियां न मिला करके 15 प्रकार की नाड़ियों का मिलान अवश्य किया जाए, और ये देखा जाए उस स्थिति में कि दोनों वर और वधू दोनों की नाड़ी एक ही आ रही है, तो उस स्थिति में एक बार पंचपर्व नाड़ी चक्र को अवश्य देखा जाए। दूसरा एक निराकरण, थोड़ा सा अपन आधुनिकता की ओर चले। मेरे देखने में बहुत से प्रकरण ऐसे आए हैं कि नाड़ी एक होने के बावजूद भी उनका विवाह हुआ है और उनको संतानोत्पत्ति भी हुई है, और वो संतान में किसी प्रकार की कोई दोष, कोई विकृति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फाइंडिंग्स क्या है? फाइंडिंग्स ये हैं कि दोनों का अगर रक्त गट यानी कि रक्त समूह अगर भिन्न है, RH पॉजिटिव वाले का RH निगेटिव वाले से यदि विवाह होता है तो उसमें कुछ समस्या आने की संभावना होती है। लेकिन अगर RH समान है और ब्लड का ग्रुप जो है वो भिन्न है, तो ऐसा विवाह ग्राह्य समझा जाता है। तो थोड़ा सा अपने को इस विषय पर भी विचार करना चाहिए। और अगर ऐसी कोई समस्या आती है नाड़ी संबंधी, तो दोनों के ब्लड सैंपल का परीक्षण करके और ये जाना जा सकता है कि भाई इनको आने वाले पीढ़ी में, आने वाले संतान में कोई विकृति तो नहीं होगी। ये एक मेडिकल ओपिनियन भी लिया जा सकता है, ये मेरा अपना मत है। अब आते हैं अपन दूसरे पक्ष की ओर के मंगल का दोष। आमतौर पर जब कुंडली का मिलान किया जाता है, ज्योतिषियों को कुंडली दिखाई जाती है, तो वो किसी एक पक्ष को मांगलिक घोषित कर देते हैं। मांगलिक घोषित कर देते हैं। अब उस मंगल की कुछ श्रेणियां बना दी गई है, भारी मंगल, हल्का मंगल, मध्यम मंगल, सॉफ्ट मंगल, सौम्य मंगल इत्यादि इत्यादि, इस प्रकार के श्रेणियां बना दी गई है। मेरे परीक्षण में कई बार ऐसा हुआ है कि कोई बच्ची ऐसी है या कोई बच्चा ऐसा है कि जो यहाँ पर मेरे पास में कुंडली चेक करवाने आया और उसने कहा कि गुरुजी मेरे को मंगल बताया है लोगों ने, मैंने मंगलनाथ की पूजा भी करा ली, सब करा ली, मगर फिर भी विवाह नहीं हो रहा है या विवाह में अड़चने आ रही है, क्योंकि लड़की वाले तो बिना मंगल का ही लड़का चाहते हैं। अब हम जिसको कुंडली दिखाने जाते हैं वो कहता है कि भाई आपको तो मंगल है। तो अब जब मैं उसकी कुंडली चेक करता हूं तो मैं देखता हूं कि उस बच्चे का तो कर्क लग्न है। अब कर्क लग्न की कुंडली है, तो ऐसी स्थिति में तो मंगल योग कारक हो गया। शास्त्रों का निर्देश है कि कर्क लग्न हो या सिंह लग्न हो, सिंह लग्न में भी मंगल योग कारक होता है, 9वें और 10वें घर का स्वामी बनता है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बनता है, क्षमा करें, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी अगर बन करके वो मंगल योग कारक हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस कुंडली में मंगल दोष नहीं पाया जाता। उसको मंगल दोष का निराकरण स्वयं उसी की कुंडली में उपस्थित है। मंगल अगर राहु के साथ में हो, मंगल के ऊपर गुरु की प्रबल दृष्टि हो, मंगल जिस स्थान में बैठा है, जिस राशि में बैठा है, मान लीजिए मंगल मिथुन राशि में का है, किसी भी स्थान में है, और मिथुन राशि का स्वामी बुध अगर केंद्रों में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में भी मंगल दोष नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से बिना कुंडली के गहन अध्ययन के और किसी को भी मांगलिक घोषित कर देना मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। कुंडली का थोड़ा सा बारीकी से अध्ययन करके ही मंगल के बारे में, बहुत से बच्चों का मंगल मैंने इस प्रकार से उनके मन की शंका का निवारण किया है। और दर्शकों से भी मेरा ये अनुरोध है कि अगर वो कुंडली में विश्वास करते हैं, कुंडली चेक कराने में विश्वास करते हैं, और अगर उनकी कुंडली में मंगल दोष बता दिया जाता है, तो उस मंगल का एक बार क्रॉस चेक अवश्य करवा लें। हो सकता है कि आपके बच्चे को या आपकी बच्ची को मंगल ना हो और कुछ पूर्वाग्रहों के कारण से उसको मंगल घोषित हो चुका हो और आपकी बच्चे को मंगल है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में कुंडली का एक बार क्रॉस चेक करवा लेना अति आवश्यक है। अब आते हैं हम अपनी कृष्णमूर्ति पद्धति पर, जिसका कि मैं विद्यार्थी हूँ, जिसका कि मैं अभ्यास करता हूँ। अब कृष्णमूर्ति पद्धति में कुंडली मिलान का थोड़ा अलग तरीका है। ये तो जो मैंने आपको तरीके बताए, ये तो पारंपरिक तरीके हैं।
कृष्णमूर्ति पद्धति में अगर 7वें घर का जहाँ से कि वैवाहिक स्थान होता है, उस घर का उपनक्षत्र स्वामी अगर मंगल हो करके, 7वें घर का स्वामी तो कोई भी प्लेनेट हो सकता है, मैं तो उपनक्षत्र स्वामी की बात कर रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं पहले की वीडियो में उपनक्षत्र स्वामी के बारे में बता चुका हूँ। ये उपनक्षत्र स्वामी क्या होता है, इसकी गणना कैसे होती है, कैसे निकाला जाता है, इसके ऊपर में अगर आप मेरे पिछले वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। तो कृष्णमूर्ति पद्धति में 7वें घर का उपनक्षत्र स्वामी स्वयं मंगल हो, और वो मंगल होकर के और वो दोषी हो, तब तो वो कुंडली मांगलिक मानी जाएगी, भले मंगल कुंडली में कहीं भी बैठा हो या किसी भी राशि में हो। लेकिन दूसरी शर्तें फिर भी लागू होती है कि अगर उस मंगल के साथ में राहु है, या उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, या मंगल शनि के साथ में है। अब मेरे देखने में आया है कि मंगल दोषी है लेकिन वो शनि के नक्षत्र में है, तो मंगल दोष का निवारण हो गया। ऐसी स्थिति में मैं लोगों को रेफर करता हूं कि भाई यहाँ पर विवाह करने में कोई हर्ज नहीं है। एक और बड़ी भ्रांति की धारणा है लोगों में कि मंगल जो है वो दोनों में से किसी एक को मार, अगर मंगल दोषी है, कोई कुंडली मांगलिक है, तो या तो पत्नी मर जाएगी या पति मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये भी एक बड़ी भयानक अवधारणा लोगों में डाल दी गई है। मेरे देखने में तो ऐसा आया है कि भाई मंगल जो है वो किसी की मृत्यु के लिए जवाबदार नहीं होता, जब तक कि वो दोनों का कॉम्बिनेशन बराबर ना हो। वो 8वें घर से रिलेटेड हो, वो दूसरे घर से रिलेटेड हो, वो 7वें घर से, अन्यथा किसी मारक भाव से रिलेटेड हो, उसका जो लग्न है वो किस श्रेणी में आता है, और वहाँ पर मंगल किस हद तक दोषी है। ये सारी चीज़ें सावधानी से देखने के बाद ही ये तय किया जा सकता है कि इस कुंडली में अगर इसका विवाह किसी गैर मांगलिक के साथ हो जाए तो क्या वो मृत्यु निश्चित होगी, या मृत्यु की संभावना है या नहीं है। वैसे भी मृत्यु का जो मालिक होता है वो तो ईश्वर स्वयं होता है, किसी के मृत्यु की घोषणा नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा गुरुजी का निर्देश है। लेकिन फिर भी मंगल जो है वो इस प्रकार के एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार होता है, सर्वथा जिम्मेदार होता है। ये मानना और कूद करके उस निष्कर्ष पे पहुंच जाना, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा जल्दबाजी, थोड़ी सी हड़बड़ी के प्रेडिक्शन है ये। दूसरा एक कारण आता है कि जैसे मंगल का विवाह विच्छेद करवा देना। अब मेरे देखने में इतने सारे प्रकरण आए हैं, बहुत रेयर प्रकरणों में ऐसा पाया गया है कि मंगल जो है वो विवाह विच्छेद का कारण बन गया है। मेरे देखने में तो ये आया है कि 7वें घर का उपनक्षत्र स्वामी अगर बुध है, या बुध से किसी प्रकार से रिलेटेड है, या नक्षत्र स्वामी, उपनक्षत्र स्वामी, उस उपनक्षत्र स्वामी का नक्षत्र स्वामी, ऐसे 4 स्टेप की जो हमारी रीडिंग होती है, उसमें अगर बुध का रिपीटेशन अगर होता है तो ऐसी स्थिति में विवाह विच्छेद की संभावना होती है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात यह है कि वो जो 7वें घर का जो भी कारक प्लेनेट हो, कोई भी, मान लीजिए गुरु ही है, गुरु है, वो 7वें घर का उपनक्षत्र स्वामी है, और वो कुंडली में 6वें घर में या 12वें घर में बैठा हो, तब भी विवाह विच्छेद की संभावना होती है, बशर्ते कि वो स्वयं 7वें घर का, दूसरे घर का और 11वें घर का सिग्निफिकेटर ना हो, वहाँ का फल देने वाला ना हो। अगर वही गुरु 6वें घर में है लेकिन 7वें घर का, दूसरे घर का, 11वें घर का, तीनों घरों का या किसी एक घर का भी अगर वो सिग्निफिकेंस दे रहा है तो विवाह विच्छेद नहीं होगा। थोड़ी परेशानियां जरूर होंगी व्यक्ति के जीवन में, लेकिन विवाह विच्छेद नहीं होगा। तो आज के वीडियो में मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि अगर लड़का और लड़की की कुंडली जब आप मिलाते हैं तो इन सारी बातों का विस्तार से अध्ययन करके, उसका विस्तार से उसका विवेचन करके और उसको एनालाइज करके ही कोई निर्णय ले, तो वो आपके जो बच्चे हैं उनके लिए अच्छा होगा। आज के वीडियो में इतना ही। इसी विषय पर हम अगले किसी वीडियो में फिर कभी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।